दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रदर सपोर्ट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। ये जो कि है वीडियो फ्लूइड मैकेनिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला। तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि Which of the following must be followed by the flow of a fluid, real or ideal? मतलब कहने का मतलब जो भी ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो कि फॉलो करते हैं जब भी कोई आइडियल या रियल फ्लूइड कहीं फ्लो करता है, तो कौन कौन। तो चलिए इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग जानते हैं रियल और आइडियल फ्लूइड क्या होता है। देखिए, हम पहले ही बताएं, आज फिर बताते हैं। रियल फ्लूइड क्या है। रियल जैसे मान लीजिए हम लोग आदमी हैं, तो हम लोग क्या है, एक आदमी कहीं काम करता है तो उसे थकान लगती है, भूख लगती है, नींद आता है, ठीक है। लेकिन उसी में से कोई, ये जनरली भूख लगना, थकान होना, नींद आना, ये सारे आदमी के अंदर होता है ये गुण। लेकिन उसी में से कोई ऐसा आदमी हो जो मान लीजिए खाना ही ना खाए, काम करे, उसे थकान ही ना लगे, उसे नींद ही ना आए। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन उसमें से कोई हो तो उस आदमी को बोल दिया जाएगा आइडल आदमी, यानी आइडल मैन। और जिसके अंदर जो चीजें सबके अंदर होती हैं वो तो वास्तव में रियल में होते हैं, होता ही है, तो वो रियल मैन हो जाएंगे। तो ऐसे ही फ्लूइड के केस में, अब फ्लूइड के केस में हम लोग जानते हैं कि हर एक प्रकार के फ्लूइड में क्या होता है भैया, हर एक फ्लूइड में क्या होता है, उसके फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है विस्कस, यानी वो फ्लूइड विस्कस होता है। हर एक फ्लूइड कोई ना कोई विस्कोसिटी रखता ही है। अब विस्कस के कारण, विस्कोसिटी के कारण उनके फ्लूइड के लेयर के बीच क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। और वो फ्लूइड क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। और फ्रिक्शन के कारण शेयर स्ट्रेस या शेयर फोर्स कहिए, या विस्कस के कारण विस्कोसिटी फोर्स भी, इसे विस्कस फोर्स भी बोलते हैं। ये उनके फ्लूइड के लेयर के बीच इन बिटवीन फ्लूइड लेयर होता ही होता है। तो अब जब शेयर स्ट्रेस होगा तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, रूल को फॉलो करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, यानी रियल फ्लूइड इस चीज को फॉलो करेगा। ये डी यू बाई डी वाई क्या होता है, हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं। ये होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन कहिए या वेलोसिटी ग्रेडियंट कहिए। अब इसी टाउ को हम लोग देखे पिछले वाले वीडियो में, यही टाउ बराबर होता है एफ बाई ए के। और एफ क्या होता है, शेयर फोर्स कहिए या विस्कस फोर्स कहिए। और ये होता है एरिया ऑफ लेयर, फ्लूइड लेयर। फ्लूइड लेयर की जो एरिया होती है वो ए होता है, शो करता है। तो यानी रियल फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। ये सारी चीजें होती हैं एक रियल फ्लूइड में। अब चलिए जानते हैं आइडियल फ्लूइड क्या होता है। हम पहले ही बताएं, जो सबके अंदर वो चीजें जिनके अंदर ना वो आइडियल होंगे। तो भैया रियल फ्लूइड के अंदर क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। तो ये मान लीजिए इसके अंदर विस्कोसिटी ना होते, विस्कस लेस होगा। अब रियल फ्लूइड के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो आइडियल फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन लेस होगा, यानी उसके लेयर के बीच कोई फ्रिक्शन होगा ही नहीं, यानी फ्रिक्शन लेस होगा। रियल फ्लूइड वास्तव में कहीं भी प्रेशर लगाते हैं कंप्रेस होता है, यानी वो कंप्रेसिबल होता है। ये आइडियल फ्लूइड क्या होगा, इनकंप्रेसिबल होगा। और जब फ्रिक्शन नहीं है तो शेयर स्ट्रेस कहाँ से होगा, और शेयर फोर्स कहाँ से होगा, या विस्कस फोर्स कहाँ से होगा। तो जब यही सब चीजें नहीं होगी, नो शेयर स्ट्रेस होगा इन बिटवीन फ्लूइड लेयर, चूंकि फ्रिक्शन ही नहीं है, विस्कस ही नहीं है वो फ्लूइड, तो ये टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी वाई, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाले रूल को फॉलो ही नहीं करेगा। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का रूल है, तो यानी आइडियल फ्लूइड इसको फॉलो ही नहीं करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो दोनों प्रकार का फ्लूइड, यानी आइडियल और रियल फ्लो करता है कहीं भी, तो फॉलो करता है। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो हम लोग देखें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है भैया, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई के, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये हम लोग देखे कि भैया ये रियल फ्लूइड में तो ठीक है, रियल फ्लूइड तो फॉलो करता है, क्योंकि उनके लेयर के बीच फ्रिक्शन लगता है और जिसके कारण उसमें शेयर स्ट्रेस और विस्कस फोर्स या शेयर फोर्स होता है। लेकिन ये नॉट फॉलो क्या, आइडियल फ्लूइड, नॉट फॉलो आइडियल फ्लूइड। लेकिन आइडियल फ्लूइड इसको फॉलो नहीं करता है। तो यानी ये दोनों क्या है, दोनों प्रकार के फ्लूइड कहीं फ्लो करते हैं, तो ये रूल फॉलो नहीं होता है। अब चलिए अगले के तरफ बढ़ते हैं।
अगला ऑप्शन क्या रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो भैया जान लीजिए आप लोग, दुनिया का कोई भी सबस्टेंस हो, अगर वो अपने अंदर मास रखता है तो वो इस रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। तो भैया फ्लूइड के अंदर भी मास होती है, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो। तो अब ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है भैया कि अगर हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाएं तो लगाया जाने वाला फोर्स उस वस्तु के मास और उसमें उत्पन्न हुए इस फोर्स के कारण जो उसमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न होगा, उस एक्सेलरेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यानी फोर्स जो होगा मास गुणे एक्सेलरेशन के बराबर होगा, यानी एम बराबर एम ए, जहाँ ए एक्सेलरेशन है और एम उस वस्तु का मास है। तो ये दोनों के लिए वैलिड है, यानी वैलिड फॉर रियल एंड वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड। तो ये दोनों के लिए क्या है, वैलिड है। सेकेंड ऑप्शन, एक ऑप्शन हम लोग को मिल गया है वैलिड है। अब चलिए अगले ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि द कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो करता है तो उस पाइप में फ्लो हो रहे फ्लूइड की वेलोसिटी, कहीं भी वेलोसिटी और वहां पे जहां पे आप वहां वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं वहां के एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उस पाइप में कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक पाइप दिखाए हैं, यहाँ स्टेशन 1 माने हैं और यहाँ स्टेशन 2 माने हैं। अब यहाँ स्टेशन 1 पे एरिया अधिक है, A1 माने हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए V1 है। तो और यहाँ पे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा जो स्टेशन 2 पे एरिया होगी पाइप की और जो वहाँ पे वेलोसिटी होगी, इन दोनों का वो क्या होगा, ये इसके बराबर होगा और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कहीं भी मान लीजिए अगर आप यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ पे एरिया होगी पाइप की और जो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। कहीं भी लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, जैसे हमने 1 2 पे लेके दिखाए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जानने वाली बात है कि ये A1 V1 वास्तव में है क्या। तो A1 क्या है, एक एरिया है, तो एरिया की यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है। और V1 क्या है, कोई डिस्टेंस यानी मीटर, और डिस्टेंस बाई टाइम ही स्पीड होता है, यानी ये टाइम होगा। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर और मीटर जब मल्टीप्लिकेशन होगा मीटर क्यूब हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा। और मीटर क्यूब भैया किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है। अब वॉल्यूम बाई टाइम क्या शो करता है, ये तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को शो करता है। यानी यूनिट टाइम में फ्लो हुआ वॉल्यूम ही क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है। तो ये वास्तव में A1 V1 या A2 V2 ये हर एक जो स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन 1 पे A1 V1 बता रहा है कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, वैसे ही सेम यहाँ पे भी बता रहा है कि स्टेशन 2 पे कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। तो यानी हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो Q1 माने और यहाँ पे Q2 माने, वही जो कि बराबर है, ये बराबर होगा A1 V1 के और ये बराबर होगा A2 V2 के। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर कांस्टेंट को अगर C से लिखाएं तो यानी कहने वाला कहीं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट समान होता है किसी पाइप में कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए कि ये चीज 100% फॉलो होगा आइडियल फ्लूइड के लिए, लेकिन थोड़ा ही सही लेकिन फॉलो होगा रियल फ्लूइड के लिए भी, क्योंकि रियल फ्लूइड में कंप्रेसिबिलिटी होती है, सही बात है, उनके लेयर्स के बीच फ्रिक्शन लगता है। तो हो सकता है जो यहाँ पे एनर्जी फ्लो होते होते जाए तो फ्रिक्शन के कारण या यहाँ पे डाया कम हो रहा तो फ्लूइड कंप्रेस हो जाए, तो इस कारण यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 100% इसके बराबर ना हो पाए, लेकिन थोड़ा ही सही लेकिन ये फॉलो करेगा। तो ये दोनों को फॉलो करता है और एकदम फुल्ली 100% तो ये रूल फॉलो करता है आइडियल फ्लूइड के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही लेकिन रियल फ्लूइड के लिए भी ये फॉलो होता है। तो यानी ये भी ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं, ये भी सही है। यानी आइडियल और रियल फ्लूइड दोनों फ्लूइड के केस में ये देखा गया है। और इसको हम लोग सिंपल सा उदाहरण भी दे सकते हैं। क्या है, हम लोग पाइप जब भी कहीं मोटर में लगा रहता है या कहीं हैंड पाइप में, प्रेशर वाले पाइप हैंड पाइप में वो पाइप लगा के कोई सिंचाई करते हैं या कुछ भी, तो आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग मान लीजिए ये पाइप है, इसका जब एरिया हम दबाते हैं तो पानी का फ्लो और दूर तक जाता है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग
कहने का मतलब एरिया हम लोग कम किए तो वॉल्यूम क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो गई फ्लूइड की बढ़ गई। तो इसका एक सिंपल सा ये उदाहरण है। अब चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री लेयर मस्ट बी जीरो रिलेटिव टू बाउंड्री। तो अब चलिए यहाँ पे समझते हैं बाउंड्री लेयर क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए भैया, ये मान लीजिए एक पाइप हम दिखाए हैं, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पाइप ही क्या हो जाएगा, बाउंड्री कहलाएगा। ये पाइप यहाँ के लिए बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब कोई फ्लूइड अगर कहीं रखे हैं किसी चीज में, तो जिसके इर्द गिर्द जिसकी वजह से वो फ्लूइड उसमें रुका हुआ है, तो जो उस चीज को रोका है वही बाउंड्री होगा। तो यहाँ पे पाइप ही इस फ्लूइड को रोका हुआ है अपने अंदर और फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए बाउंड्री क्या हो जाएगा, ये पाइप ही बाउंड्री हो जाएगा। समझिएगा बात को। अब बोलता है बाउंड्री लेयर क्या होता है। बाउंड्री लेयर क्या है, मान लीजिए फ्लूइड एकदम आराम से फ्लो होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे एक मेटल का प्लेट है जो कि हम इसको दिखाए हैं। तो मेटल के प्लेट आने से क्या होगा, ये फ्लो में इस फ्लूइड के फ्लो में डिस्टरबेंस पैदा होगा। अब देखिए हम यहाँ से दिखाए हैं, यहाँ से डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। मान लीजिए जा रहा है, देखिए अपना पाथ थोड़ा बदल दिया, बदल के फिर ऐसे जा, फिर यहाँ गया। तो ये जहां से डिस्टरबेंस शुरू होता है और जहां पर जाके समाप्त होता है, मान लीजिए यहाँ जाके मैं दिखाया हूँ, यहाँ जाके डिस्टरबेंस फुल्ली समाप्त हो जा रहा है। यहाँ का फ्लूइड फ्लो और यहाँ का फ्लूइड फ्लो सेम हो जा रहा है। तो जहां तक ये फ्लो डिस्टर्ब होता है उसे बोलते हैं बाउंड्री लेयर। तो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री लेयर मस्ट बी जीरो रिलेटिव टू बाउंड्री। तो यानी बाउंड्री लेयर का जो वेलोसिटी होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, बाउंड्री लेयर क्या है, जहां से फ्लूइड का फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है और जहां तक जाके सही होने में जितना टाइम, जहां जिस दूरी तक ले रहा है वही बाउंड्री लेयर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वही कह रहा है कि यहाँ पे जो फ्लूइड की लेयर की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होता है रिलेटिव टू इसके बाउंड्री के। तो ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा अगर हो जाएगा तो यहाँ फ्लूइड फ्लो ही रुक जाएगा, तो जीरो नहीं होता है, वेलोसिटी थोड़ा डाउन हो जाता है। यानी बाउंड्री लेयर की वेलोसिटी जो है, बाउंड्री लेयर वेलोसिटी भी से हम डाउन करें तो ये थोड़ा कम होता है कंपैरिजन किसके, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को माने तो ये अधिक होता है। बाउंड्री लेयर में जो फ्लूइड के लेयर है उसकी वेलोसिटी थोड़ा कम होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा इसके सापेक्ष में, बाउंड्री के सापेक्ष में, यानी पाइप के सापेक्ष में थोड़ा कम हो जाएगा स्पीड, लेकिन जीरो नहीं होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है बिना ये प्लेट आए हुए, उस वेलोसिटी से बाउंड्री लेयर की वेलोसिटी, फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी थोड़ा कम होती है। तो ये कथन सही नहीं है भैया। मस्ट भी जीरो, यहाँ जीरो ही कर दे रहा है, यही बोलता कि थोड़ा कम हो जाता है रिलेटिव टू बाउंड्री लेयर, तो ये सही होता है, लेकिन यहाँ पे जीरो बोल दे रहा है, सही नहीं है। अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है फ्लूइड कैन नॉट पेनिट्रेट ए बाउंड्री। तो हम लोग देख रहे हैं भैया कि ये फ्लूइड जो इस पाइप में फ्लो हो रहा है, पाइप ही उसके लिए बाउंड्री है, तो ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर, यानी इसको छेद के निकल नहीं पा रहा। पेनिट्रेट का मतलब छेदना यानी भेदना, तो इसको भेद के निकल नहीं रहा है। निकल जाएगा तो फ्लो कहाँ होगा, तो पानी यहीं ड्रेन हो जाएगा। तो हम ये कथन सही है। ये दोनों प्रकार के फ्लूइड के लिए, रियल फ्लूइड जब भी कहीं फ्लो करेगा और आइडियल फ्लूइड कहीं फ्लो करेगा, अगर वो बाउंड्री को पेनिट्रेट कर देगा यानी भेद देगा तो बाउंड्री ही नहीं होगा, जो रोक के रखेगा भाई बाउंड्री है। तो ये दोनों के इसके लिए सही है। तो यानी इस तरह हम लोग देखें कि कौन कौन सा कथन रियल और आइडियल फ्लूइड जब भी कहीं फ्लो होगा तो कौन कौन से रूल माने कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे जो हर जगह फॉलो होंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी दूसरा, और द कंटिन्यूटी इक्वेशन तीसरा, और फ्लूइड कैन नॉट पेनिट्रेट ए बाउंड्री यानी चौथा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। दोस्तों चलिए जानते हैं बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम। देखिए बर्नौली नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरम को दिया, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया बर्नौली थ्योरम, या इसे बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जब भी कोई फ्लूइड किसी पाइप या कहीं भी किसी ट्यूब में पोटेंशियल फ्लो कर रहा होता है, पोटेंशियल फ्लो मतलब, पोटेंशियल फ्लो बोल दिए मतलब यानी वो फ्लूइड ऐसा होगा कि उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होगा, उसके अंदर वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा, कोई शेयर फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन लेस होगा, विस्कस लेस होगा। तो यानी एक प्रकार का आइडियल फ्लूइड ही मान लीजिए। पोटेंशियल फ्लो किस फ्लूइड से प्राप्त होता है,
तो एक आइडियल फ्लूइड से ही पोटेंशियल फ्लो प्राप्त होता है, और हम लोग आइडियल फ्लूइड देख चुके हैं क्या होता है पहले। तो चलिए अब जानते हैं बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम क्या कहता है। तो वही बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग जब भी कोई पोटेंशियल फ्लो किसी पाइप या ट्यूब में फ्लो करता है तो किसी भी पॉइंट पे, उस पाइप में किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। ये बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग बोला गया है। तो अब मान लीजिए ये एक पाइप है जिसको मैं शो किया हूं, दिखाया हूं, और इसमें एक पोटेंशियल फ्लो हो रहा है। ये कोई रो डेंसिटी वाला फ्लूइड है और पोटेंशियल फ्लो इसमें कर रहा है। तो मान लीजिए कि किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ मानिए, यहाँ मानिए, किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें एनर्जी किस किस रूप में होगी, इस ये फ्लूइड है, इस पाइप में फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ इसके उस फ्लूइड का प्रेशर होगा, तो यानी ये क्या होगा, एक होगा प्रेशर एनर्जी। ठीक है, अब ये चूंकि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मोशन में कर रहा है, तो यानी इसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी, यानी इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी के बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस, और इसमें क्या होगा, ये देखिए, ये मान लीजिए ये रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन को एक तरह से समझिए कि ग्राउंड मतलब भूमि, तो ये भूमि से कोई भी पाइप होता है इंडस्ट्री में आप लोग देखते होंगे तो ग्राउंड के जस्ट लेवल पे तो नहीं होता, ऊपर ही होता है कुछ शेप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक तरह से शेप दिखाया हूँ। तो अब जब कोई भी चीज पृथ्वी से ऊपर उठ गई उसके सरफेस से, तो क्या होता है, वो जैसे ही उठा नहीं कि अब पृथ्वी उसको खींचना चाहती है अपने तरफ। यानी कोई भी फ्लूइड अगर वो पृथ्वी की सरफेस से ऊपर है तो उसके अंदर क्या होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है। तो यही तीन तो एनर्जी इसमें हो सकती है, और कोई एनर्जी यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। तो यही प्रेशर एनर्जी हो सकता है इस फ्लूइड में, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है उसके मोशन की वजह से, और चूंकि वो सरफेस से ऊपर है तो उसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी हो सकता है। तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग ये तीनों का सम किसी भी पॉइंट पे क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है। यही कहता है बर्नौली थ्योरम। जब भी कोई फ्लूइड किसी पाइप या ट्यूब में पोटेंशियल फ्लो करता है तो टोटल एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे दो रेफरेंस पॉइंट मान लिए हैं कि यहाँ पे जो नीचे वाला सिरा है, जो सरफेस के, इसको रेफरेंस लाइन बोलना है। जो रेफरेंस लाइन के नियरेस्ट है उसको स्टेशन 1 मान लिए हैं, जो रेफरेंस लाइन से ज्यादा हाइट पे उसको स्टेशन 2 मान लिए हैं। तो अब इन दो स्टेशनों के को कंसीडर करके अगर हम लोग देखें तो देखा गया, मान लीजिए स्टेशन 1 पे प्रेशर एनर्जी P1 हो तो ये प्लस और हाफ रो, भाई डेंसिटी तो फ्लूइड की कहीं नहीं बदलेगी, चाहे स्टेशन 1 हो चाहे स्टेशन 2 हो या कहीं भी इस पाइप में, क्योंकि भाई एक ही फ्लूइड है। तो रो और V1, मान लीजिए भैया यहाँ पे स्टेशन 1 पे उसकी वेलोसिटी V1, तो यही होता है काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होगा भैया, रो जी एच, जहाँ पे जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, और ये रेफरेंस लाइन से h1 हाइट पे, तो ये बराबर होता है P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 के, और ये बराबर कांस्टेंट होता है। ये होता है बर्नौली इक्वेशन। दो रेफरेंस को कंसीडर करके जब देखा गया स्टेशन 1 और स्टेशन 2 के करस्पॉन्ड में, ये एक्चुअल फॉर्म होता है बर्नौली इक्वेशन का, एक्चुअल फॉर्म है। अब इसी में क्या है, रो जी से हम लोग सारे तरफ भाग दे देते हैं तो वो ये बदल जाता है हेड फॉर्म में, यानी P1 बाई रो जी प्लस हाफ रो V1, रो से रो कैंसिल हो जाएगा जब इसमें रो जी से भाग देंगे आप, तो ये केवल जी बच जाएगा, और V2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ H1, ये बराबर हो जाएगा P2 बाई रो जी प्लस हाफ रो से रो कैंसिल हो जाएगा V2 स्क्वायर और बट्टे जी प्लस H2 बराबर कांस्टेंट। ये इस फॉर्म को, बर्नौली इक्वेशन के इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग हेड फॉर्म, हेड फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन। ये हेड फॉर्म में बर्नौली इक्वेशन है, इसे बोलते हैं प्रेशर हेड, इसे बोलते हैं काइनेटिक हेड, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है, तो ये होता है हेड फॉर्म का इक्वेशन। अगर ये दो रेफरेंस पॉइंट के को कंसीडर करके ना देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बाई रो
केवल पी बाई रो जी हो जाएगा प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई जी हो जाएगा प्लस एच बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। ये चीजें हट जाएंगी, यहाँ से A1 हट जाएगा। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो इस फॉर्म का हेड फॉर्म का बर्नौली इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसमें जो प्रेशर एनर्जी आ रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, जो ग्रेविटेशनल एनर्जी आ रहा है, वो किसी फ्लूइड में कहाँ से आया होगा? ऐसे उड़ के तो आया नहीं होगा, ऐसा नहीं फूंक दिए तो आ गया, हाँ नहीं। वो अगर वो गैस होगा तो कहीं ना कहीं ब्लोअर से उसको मिला होगा, ठीक है, या कंप्रेसर से मिला होगा। और अगर वो लिक्विड होगा तो कहीं ना कहीं उसे पंप से वो एनर्जी मिली होंगी। तो इसी चीज को पंप को कंसीडर करके देखा गया। तो भैया मान लीजिए, अब उसी चीज को मैं यहाँ दिखाया हूँ। मान लीजिए कोई पंप है, तो पंप है तो इसकी एक सक्शन लाइन होगी। मान लीजिए सक्शन लाइन है, अब ये सक्शन लाइन किसी सक्शन वेसल से जुड़ा होगा। मान लीजिए सक्शन वेसल, एक वेसल सक्शन वेसल, यहाँ से पंप सक्शन ले रहा है, इधर डिस्चार्ज कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये एक रेफरेंस लाइन है, जो ये आई है, आई को ही कंसीडर करके रेफरेंस लाइन मानते हैं। अब इससे नीचे से ये सक्शन ले सकता है या ऊपर से। यहाँ मान लीजिए हम ऊपर से सक्शन ले रहा है, वो मान लीजिए H1 हाइट ऊपर से सक्शन ले रहा है और ये डिलीवर कर रहा है H2 हाइट तक। और H2 बहुत बड़ा है कंपेरिजन H1 के, यानी H2 हाइट बहुत अधिक है, सक्शन जहां से ले रहा है उस हेड से। ठीक है, समझिएगा बात को, डिस्चार्ज लाइन है। तो इसी चीज को बर्नौली थ्योरम को इस पे लगाया गया, पंप पे। तो पाया गया भैया कि जो यहाँ पे इन टोटल एनर्जी जो इन कर रही है, मान लीजिए प्रेशर, एक प्रेशर ये सक्शन ले रहा है, तो ये सक्शन कुछ इसका सक्शन प्रेशर होगा, यानी P इन है, यानी प्रेशर एनर्जी जो इन हो रही है इसको सम किया गया। अब प्लस क्या है, इसमें कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ मतलब कुछ वेलोसिटी से ही फ्लूइड उसके सक्शन में, पंप के सक्शन में जा रही होगी, तो यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी इन यानी हाफ रो। और मान लीजिए कि वेलोसिटी ये क्या है, V1 है, सक्शन वेलोसिटी V1 है और डिस्चार्ज वेलोसिटी V2 है। तो V1 स्क्वायर ये भी इन में देखा गया। और प्लस अब इसके ग्रेविटेशन, चूंकि ये हाइट तक है तो इसके हाइट की वजह से इसमें कुछ वो होगा, तो ये मान लीजिए H1 इन है। और क्या, कौन सी एनर्जी पंप के द्वारा डिस्चार्ज होने से पहले फ्लूइड में कौन सी एनर्जी ऐड होगी? तो जो पंप का इंपेलर उसमें ऐड करेगा, तो वो कौन सी एनर्जी ऐड करता है? मैकेनिकल एनर्जी ऐड करता है। और पंप को मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसका ड्राइवर होता है मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से शाफ्ट को घुमाता है और शाफ्ट के घूमने से मैकेनिकल एनर्जी पंप के द्वारा फ्लूइड में ऐड होता है, यानी लिक्विड में ऐड होता है। तो यानी ये प्लस ई शाफ्ट की एनर्जी है जो इन हो रही है, और वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो इस सब का सम करके देखा गया। और फिर जब आउट में देखा गया, अब आउट में क्या होगा? आउट में भी कुछ वेलोसिटी से फ्लूइड को डिस्चार्ज कर रहा होगा पंप, और कुछ प्रेशर से। तो P ये मान लीजिए जो P आउट, प्रेशर एनर्जी आउट प्लस काइनेटिक एनर्जी आउट। भाई डेंसिटी तो वही रहेगी क्योंकि डेंसिटी नहीं बदलेगी, फ्लूइड वही है। और मान लीजिए V2, तो ये आउट और प्लस रो जी H2, यहां से आउट, ये आउट। और ये सम करके देखा गया तो ये अभी इसके बराबर नहीं आया, लेकिन जैसे ही इसमें एनर्जी लॉस, जो एनर्जी लॉस हो रही है वो उसको जोड़ दिया गया, तो देखा गया ये इसके बराबर हो गया। एनर्जी लॉस कहाँ होती है भैया? तो हम लोग जानते हैं कि पंप जब भी किसी फ्लूइड को ट्रांसफर करता है तो उसमें ऐसा होता है कि आई के अंदर, यानी अपने केसी के अंदर फ्लूइड को क्या करता है, पंप रिसर्कुलेट करता है, यानी उसमें हाइड्रोलिक लॉस होता है। और स्वयं शाफ्ट के वेट के कारण उसमें बियरिंग लगा रहता है, तो वो बियरिंग की वजह से उसमें फ्रिक्शन लॉस होता है। तो वही टोटल लॉसेस को इसमें जोड़ दिया गया। तो देखा गया जो भी एनर्जी यहाँ पे इन हो रही है और जो यहाँ पे आउट हो रही है, दोनों एनर्जी बराबर आ गई। ठीक है, बराबर आ जाती है। कब? ये भी संभव कब है कि जब यह फ्लूइड क्या हो, जो ये ट्रांसफर कर रहा है पंप, वो फ्लूइड एक आइडियल फ्लूइड हो, यानी पोटेंशियल फ्लो हो रहा हो, तब ये देखा गया। तो क्या हो गया, एनर्जी इन पंप एंड एनर्जी आउट आफ्टर पंप दोनों बराबर हो गया। तो ये कब बराबर हुआ? जब ये फ्लूइड आइडियल हो, यानी एक तरह से कह दीजिए पोटेंशियल फ्लो में कर रहा हो फ्लूइड।
तो इसी से रिलेटेड आपके स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि बर्नौली इक्वेशन डिस्क्राइब द, यानी बर्नौली इक्वेशन नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन का वर्णन करता है। तो भैया इसका सही ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन पोटेंशियल फ्लो। हम लोग देखें कि ये तो होता ही होता है, साथ ही साथ मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस करते हैं किसी पंप के इर्द गिर्द, यानी पंप के पहले और पंप के बाद, तो वो भी सही होता है, सही आता है। कब? जब वो फ्लूइड पोटेंशियल फ्लो कर रहा हो, यानी वो फ्लूइड क्या हो, एक तरह से आइडियल फ्लूइड हो। आइडियल फ्लूइड से ही पोटेंशियल फ्लो प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन पोटेंशियल फ्लो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेमिनार फ्लो इज, यानी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का मान कितना होगा जबकि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेमिनार फ्लो के लिए किया गया हो। तो अब इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग जानते हैं क्या क्या, पहले जानते हैं कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, ये मान लीजिए एक पाइप है, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो हम लोग फ्लूइड को अगर लेयर बाय लेयर माने तो वास्तव में देखा ये गया है, मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन पे हम लोग देख रहे हैं, अब मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, एकदम सेंटर है, ये सर्कुलर पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सेंटर है। तो देखा ये गया है कि अगर लेमिनार फ्लो इसमें कर रहा है तो देखा गया है कि जो सबसे वाल के नियरेस्ट लेयर होता है उसकी वेलोसिटी सबसे कम, उससे अधिक, उससे ऊपर वाला का फर्दर वेलोसिटी बढ़ता जाता है, वेलोसिटी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सबसे अधिक वेलोसिटी होती है जो सेंटर से, जो लेयर आप फ्लूइड सेंटर से जाता है उसकी। तो इस प्रकार का कुछ निकल के आता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये एक निकल के आता है सिर्फ इस प्रकार का, यानी पैराबोला। यानी जब भी कोई फ्लूइड अगर लेमिनार फ्लो किसी पाइप में कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पैराबोलिक होती है, यानी पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पैराबोलिक होता है, यानी इस प्रकार का होता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए जिस भी वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो वास्तव में होता क्या है कि जो वाल के, पाइप के वाल के जस्ट नियरेस्ट वाला लेयर होता है वो, और उस लेयर और वाल, इस पाइप के वाल के बीच फ्रिक्शन लगता है, तो उस फ्रिक्शन के कारण जो सबसे नियरेस्ट वाला लेयर होता है उसकी वेलोसिटी तो जीरो होती है, ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए। यानी कोई भी फ्लो करा लीजिए जो कहीं भी जो नियरेस्ट होगा वाल के लेयर, वाल के नियरेस्ट लेयर होगा फ्लूइड का, उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। जस्ट उससे ऊपर वाले का वेलोसिटी क्या होता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि उनके बीच फ्रिक्शन लगता है और उस फ्रिक्शन के कारण वो अपने टोटल काइनेटिक एनर्जी को वहां लूज कर देता है और वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। अब जैसे जैसे उसके ऊपर बढ़ते जाते हैं तो वही फ्रिक्शन कम होता जाता है, कम होता जाता है, तो फिर वेलोसिटी बढ़ने लगती है। और सबसे अधिक वेलोसिटी कहाँ होती है, जो सेंटर से जो लेयर जाता है उसकी सबसे अधिक वेलोसिटी होती है। तो ये होता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो लेमिनार फ्लो के लिए हम लोग जाने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैराबोला। अब बात आती है काइनेटिक करेक्शन फैक्टर क्या होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट एक्चुअल वेलोसिटी। हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी किस प्रकार है, मतलब वेलोसिटी में अलग अलग, हर एक लेयर का वेलोसिटी अलग अलग है। जो सबसे पास में है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, जस्ट उससे ऊपर ऊपर और वेलोसिटी बढ़ती जाती है हर एक लेयर का। तो काइनेटिक एनर्जी एट एक्चुअल वेलोसिटी बट्टे काइनेटिक एनर्जी एट एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर।
ये होता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट एक्चुअल वेलोसिटी, जो एक्चुअल में वेलोसिटी होती है, और काइनेटिक एनर्जी एवरेज वेलोसिटी, और सारे लेयर का वेलोसिटी हम लोग जोड़ लें और नंबर ऑफ लेयर से भाग दे दें तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो ही क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर कहलाता है। तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का मान जब फ्लूइड लेमिनार फ्लो कर रहा हो और वो किसी पाइप में फ्लो कर रहा हो, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का जो मान होता है वो होता है 2। कब? जब फ्लूइड लेमिनार फ्लो कर रहा हो और सर्कुलर पाइप में कर रहा हो। और ठीक यही काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का मान होता है 1.55। कब? जब फ्लूइड क्या हो, लेमिनार फ्लो ही कर रहा हो लेकिन एक चैनल में फ्लो कर रहा हो। मान लीजिए एक चैनल है, ठीक है, इसमें फ्लूइड बाय लेयर हम दिखाएं, ठीक है, लेयर बाय लेयर दिखाएं। काइनेटिक एनर्जी का मान टर्बुलेंस फ्लो के लिए, जब फ्लूइड टर्बुलेंस फ्लो कर रहा हो और सर्कुलर पाइप में कर रहा हो, तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का मान जो आता है वो होता है 1.03 से 1.06 के आसपास। क्वेश्चन पूरी तरह क्लैरिफाई नहीं किया है कि वो फ्लूइड जो है वो पाइप में फ्लो कर रहा है या चैनल में फ्लो कर रहा है, लेकिन आंसर दिया है चैनल के फ्लो के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1.66, क्योंकि हम लोग देखें काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का मान जब फ्लूइड चैनल में फ्लो करता है और लेमिनार फ्लो करता है तो उसका मान 1.55 के बराबर होता है। तो ये नियर है 1.66 के, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। वास्तव में तो ऑप्शन डी भी इसका ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन ही नहीं क्लैरिफाई किया है कि फ्लो कहाँ का हो रहा है, लेमिनार फ्लो तो हो रहा है, कह रहा है, लेकिन कहाँ, पाइप में हो रहा है या ट्यूब में हो रहा है, मतलब सर्कुलर पाइप में हो रहा है या चैनल में हो रहा है, ये क्लैरिफाई नहीं किया है। लेकिन आंसर दिया है 1.66। जब भी आप देखेंगे इसका आंसर तो 1.66 वो दिया है चैनल के अकॉर्डिंग, और चैनल के अकॉर्डिंग हम लोग देखे हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का मान 1.55 होता है जब फ्लूइड लेमिनार फ्लो करता है। वास्तव में 1.66 के बराबर तो नहीं है लेकिन नियर है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेमिनार फ्लो इज। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जान लिए, सेम ऐसे ही कह रहा है कि द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेमिनार फ्लो इज। मतलब लेमिनार फ्लो के लिए अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हो तो उसमें मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होता है, जो भी नीचे ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का मान क्या होता है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाले काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, अब निकालने जा रहे हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो ये हम लोग करेक्शन फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं, इसका मेन जड़ यही है जो हम बताए हैं कि जब भी कोई फ्लूइड किसी पाइप में या किसी चैनल में फ्लो करता है तो जो सबसे वाल के सबसे नियरेस्ट वाला फ्लूइड का लेयर होता है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, यानी कहिए 0 होता है। फर्दर उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है लेयर फर्दर बढ़ती जाती है, और जो सेंटर में होता है सबसे उसकी वेलोसिटी सबसे अधिक होती है। या सिमिलरली मान लीजिए चैनल है, चैनल में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो जो सबसे नियरेस्ट होगा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी या सबसे मिनिमम होगी, फर्दर इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा इसकी वेलोसिटी सबसे अधिक होगी। ये क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच फ्रिक्शन लगता है, इसके कारण होता है। तो इसी कारण चूंकि वेलोसिटी जब लेयर की सेम नहीं है तो हम लोग इसी कारण करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाले कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जिसको अल्फा से डिनोट किए, अब निकालेंगे मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर सॉरी। तो अब चलिए सबसे पहले जानते हैं मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P बार से, P डॉट से, और ये होता है m इंटू v। यानी कोई वस्तु हो अगर उसका मास m हो तो वो उसकी मास और उसकी वेलोसिटी अगर वो किसी वेग से त्वरित हो तो उसकी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। यानी मोमेंटम बराबर होता है मास गुणे वेलोसिटी, मास गुणे वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम।
तो अब यहाँ पे फ्लूइड के केस में मोमेंटम को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, और ये बीटा बराबर होता है फिर वही मतलब P बार एट किस पे, एक्चुअल वेलोसिटी पे, एक्चुअल वेलोसिटी यानी मोमेंटम एट एक्चुअल वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी है, और फिर वही मोमेंटम एट एवरेज वेलोसिटी, यानी एक्चुअल वेलोसिटी पे जो मोमेंटम हो फ्लूइड का और जो एवरेज वेलोसिटी पे जो मोमेंटम हो फ्लूइड का, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, जिसे बीटा से डिनोट करते हैं। तो ये भैया ये बीटा बराबर होता है 1, कब, जब फ्लूइड लेमिनार हो, लेमिनार फ्लो कर रहा हो और चैनल में फ्लो कर रहा हो, हाँ, और यही बीटा की वैल्यू होती है 1.01 to 1.07, कब, जब फ्लूइड क्या करे, टर्बुलेंट फ्लो करे, टर्बुलेंट फ्लो, और इन ट्यूब कहिए या पाइप कहिए, जब इसमें फ्लो करता है टर्बुलेंस फ्लो, तब बीटा की वैल्यू इतनी होती है, और यही बीटा बराबर होता है 1.33, कब, जब लेमिनार फ्लो हो और वह ट्यूब मतलब पाइप में हो, सर्कुलर पाइप में, तब बीटा की वैल्यू 1.33 होता है। लेकिन फिर वही दिक्कत, क्वेश्चन में तो क्लियर किया नहीं है कि द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेमिनार फ्लो इज, फ्लो तो केवल दे दिया है कि लेमिनार है, लेकिन वो किस में फ्लो कर रहा है, पाइप में फ्लो कर रहा है या चैनल में फ्लो कर रहा है, ये नहीं दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन में यही सही दिया है, क्वेश्चन में यही ऑप्शन सही दिया है। हालांकि अगर क्लियर करता तो हो सकता है कि लेमिनार फ्लो अगर पाइप बोला होता तो 1.33 इसका ऑप्शन ए सही हो जाता, लेकिन चूंकि क्लियर नहीं किया है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन कह रहा है इन फ्रिक्शनल फ्लूइड फ्लो, मतलब कहीं अगर फ्रिक्शनल फ्लूइड फ्लो हो रहा हो तो द क्वांटिटी, अब क्वांटिटी क्या है, ये P बाई रो GC प्लस हाफ इंटू V1 स्क्वायर बाई GC प्लस जेड, ये क्वांटिटी क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग है अकॉर्डिंग बर्नौली इक्वेशन के, और बर्नौली इक्वेशन भैया कब वैलिड है, कि जब फ्लूइड, पहला इसका शर्त है जब फ्लूइड क्या हो, फ्रिक्शन लेस हो, इनकम्प्रेसिबल हो, कहने का मतलब उस पोटेंशियल फ्लो हो रहा हो, तब के लिए बर्नौली इक्वेशन वैलिड है। अब वो फ्लूइड चाहे टर्बुलेंस फ्लो कर रहा हो पाइप में, या लेमिनार फ्लो कर रहा हो, या स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और पोटेंशियल फ्लो होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉट कांस्टेंट एलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लूइड फ्रिक्शनल फ्लो कर रहा है, लेकिन अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा हो। तो हम लोग देखें कि फ्लूइड का फ्लो चाहे लेमिनार हो, चाहे टर्बुलेंस हो, चाहे स्ट्रीम लाइन फ्लो हो, हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर बर्नौली इक्वेशन को सही ठहराना है, यानी सही प्रूव करना है, तो हमें बस इस बात से मतलब है कि वो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा हो वो फ्रिक्शन लेस हो, विस्कस लेस हो, इनकम्प्रेसिबल हो, यानी वो पोटेंशियल फ्लो कर रहा हो, यानी एक तरह से आइडियल फ्लूइड हो, तभी बर्नौली इक्वेशन सत्य है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉट कांस्टेंट एलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन। ठीक दोस्तों, यहाँ पे एक चीज लिखा है जीसी, तो जीसी मतलब क्या है, ये होता है गुरुत्वीय नियतांक, ये गुरुत्वीय नियतांक है, ठीक है। और हम लोग जब बर्नौली इक्वेशन पढ़े हैं तो वहां जी अप्लाई किए हैं, तो ये असलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, बस यहाँ पे गुरुत्वीय नियतांक कह लिया है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जीसी, और
वहाँ पे हम लोग जो स्टडी किए हैं वहाँ पे क्या किए हैं, वहाँ पे किए हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी गुरुत्वीय त्वरण से। तो ये GC और G में अंतर है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉट कांस्टेंट एलॉन्ग ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्चार्ज फ्रॉम ए 24 इंच पाइप ऑफ वाटर एट 10 फीट पर सेकेंड विल बी फीट क्यू बाई सेकेंड, यानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पूछ रहा है किस कंडीशन में, कि अगर कोई पाइप हो उसमें पानी फ्लो कर रहा हो, वाटर फ्लो कर रहा है 10 फीट पर सेकेंड के स्पीड से, और उस पाइप का, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है कि ये जो 24 इंच पाइप लिखा है वो पाइप का डाया है या रेडियस है। तो हम लोग यहाँ रेडियस मान के लगाएंगे, क्योंकि रेडियस पे ही इसका आंसर मिलता है। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप है भैया, ठीक है, एक पाइप है, मान लीजिए इसका सेंटर है, ठीक है, तो पाइप है, तो इसकी जो रेडियस है वो दिया है 24 इंच, ठीक है, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस दिया है 24 इंच, और फ्लूइड की जो वेलोसिटी है भैया वो 10 फीट पर सेकेंड है, समझिएगा बात को। तो अब पूछ रहा है उसकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट फीट क्यूब पर सेकेंड में। तो देखिए अब सबसे पहले ये रेडियस दिया है r बराबर 24 इंच, तो इसको हम लोग फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 फीट इक्वल टू होता है 12 इंच के, तो भैया 24 इंच बराबर, यानी 1 इंच बराबर 1/12 है, तो यानी 24 इंच बराबर 24/12 यानी 2 फीट हो जाएगा, यानी रेडियस हो जाएगा 2 फीट के, ठीक है, रेडियस हो गया 2 फीट। स्पीड वो दिया है, स्पीड कितने स्पीड से इसमें फ्लो कर रहा है फ्लूइड, 10 फीट पर सेकेंड से। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है, क्यू कंटिन्यूटी इक्वेशन से, एरिया इनटू स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो, इन्हीं का बराबर होता है। तो एरिया हमें निकालना है, तो एरिया होता है, ये सर्कुलर पाइप है, तो पाई ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कुलर होगा, तो पाई आर, सर्कुलर का रेडियस क्या, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और भी की जगह हम लोग जानते हैं 10 अभी रखेंगे वैल्यू। अब चलिए पाई के नाम 3.14, एरिया यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और बुरे भी का वैल्यू 10 फीट पर सेकेंड दिया है, 125.6 फीट क्यूब पर सेकेंड, तो यानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी क्यू हो जाएगा 125.6 फीट क्यूब पर सेकेंड। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है भैया ऑप्शन डी 125.6। चूंकि इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है, जो कि क्लियर करना चाहिए कि ये 24 इंच क्या है, तो जहाँ पे क्लियर ना किया रहे वहाँ पे रेडियस मान के आप लोग लगाइएगा। अगर डाया उसे कहना होगा तो डाया लिखेगा, नहीं तो रेडियस मान के ही लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर फॉर पाइप फ्लो इज, यानी कोई फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो कर रहा है तो क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितना होती है। जैसे मान लीजिए ये पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं फ्लूइड फ्लो के पैटर्न को बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड जी, जिन्होंने फ्लूइड के फ्लो के पैटर्न को डिवाइड किया है एक नंबर देके, और उस नंबर को शो करते हैं आरी उनके नाम पे, जिसे बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर, और ये बराबर होता है रो वी डी अपॉन म्यू के, जहाँ रो फ्लूइड की डेंसिटी होती है, वी इसमें जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से फ्लूइड फ्लो करता है वो होता है, और ये डी होता है इस पाइप का डाया होता है, और म्यू होती है इस फ्लूइड की विस्कोसिटी, ये इसके बराबर होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि उन्होंने बताया कि जब रेनॉल्ड का नंबर, रेनॉल्ड वैल्यू जब 2300 से नीचे होता है तो लेमिनार फ्लो कहलाता है, ठीक है, और जब यही रेनॉल्ड का वैल्यू 4000 से ऊपर होता है, ये कहीं कहीं 2100 भी होता है, तो जब 4000 से ऊपर होता है रेनॉल्ड नंबर तब वो टर्बुलेंस फ्लो होता है, और जब ये रेनॉल्ड की वैल्यू 4000 से क्या है 4000 से कम हो, यानी 4000 से कम हो रेनॉल्ड की वैल्यू और 2300 से अधिक हो, 2300 से अधिक हो, तब उसे हम लोग क्या बोले थे
ट्रांजिशन फ्लो बोल रहे थे, ट्रांजिशन फ्लो। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिटिकल रिनाल नंबर क्या होता है। तो शुरू में जब भी हम लोग फ्लो कराते हैं तो शुरू में कोई पाइप कोई फ्लूइड क्या रहता है, कहीं भी कहीं होल्ड रहता है, होल्ड रहता है यानी वो मोशन में नहीं रहता है, तो उसे मोशन में लाया जाता है। मैकेनिकल हम लोग देखे पंप लगा के या कुछ भी करके या लेवल में डिफरेंस करके। तो शुरू में क्या होता है, कोई फ्लूइड कहीं फ्लो करता है तो वो क्या होता है स्टेबल होता है, यानी उसके लेयर एक दूसरे लेयर के सापेक्ष कोई मोशन नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग उसमें उसको फ्लो में लाते हैं तो देखते हैं जाते कुछ रिनाल नंबर तक, और रिनाल नंबर कितना होता है, और रिनाल नंबर तक एक तरह का फ्लूइड का फ्लो होता है, यानी फ्लूइड फ्लो का पैटर्न एक तरह होता है। यानी तो जिस मैक्सिमम रिनाल नंबर तक फ्लूइड के फ्लो के पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उस मैक्सिमम रिनाल नंबर के वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रिनाल नंबर बोलते हैं, क्रिटिकल रिनाल नंबर। ठीक है, तो ये वास्तव में ये वैल्यू बराबर होती है 2100 के या 2300 के कुछ केसेस में, लेकिन ऑप्शन में दिया है 1300। ठीक है, और वो पता नहीं कौन सा फ्लूइड कंसीडर करके बोला है। और देखिए इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 1300, बी ऑप्शन है 10,000, ठीक है, और सी ऑप्शन है 1,00,000, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है, ऑप्शन ए सही है, यानी 1300। 2100 और 1300 आसपास एक तरह से देखा जाए बाकी सब ऑप्शन के तुलना में, तो करीब इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी क्रिटिकल रिनाल नंबर वह होता है जिस रिनाल नंबर के बाद अधिक और जैसे रिनाल नंबर होगा तो फ्लूइड के फ्लो के पैटर्न में चेंजिंग आने लगता है। यानी यूं कहिए कि इस रिनाल नंबर तक फ्लूइड के फ्लो में कोई पैटर्न में चेंजिंग नहीं आता है, तो वही क्रिटिकल रिनाल नंबर कहलाता है। जिस मैक्सिमम रिनाल नंबर तक फ्लूइड के फ्लो के पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं आता है वो क्रिटिकल रिनाल नंबर कहलाता है। वास्तव में ये वैल्यू होती है 2100 या 2300, कुछ जगह 2100 कुछ 2300, लेकिन चूंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाकी सब ऑप्शन बहुत ज्यादा डिफरेंस है, केवल ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें 1300 है और वो नियरेस्ट है इस चीज के, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब चलिए जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है रिनाल नंबर फॉर फ्लो ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर थ्रू 2 सेंटीमीटर डाया ऑफ पाइप एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज अराउंड। मतलब रिनाल नंबर की वैल्यू क्या होगी जब पानी रूम टेम्परेचर पे 2 सेंटीमीटर डाया वाले पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा हो, किस एवरेज वेलोसिटी से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के एवरेज वेलोसिटी से, तब उसकी रिनाल नंबर क्या होगी। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप है जिसका डाया डी बराबर है डाया है 2 सेंटीमीटर, और इसमें क्या फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। वो कितने टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे फ्लो कर रहा है, यानी इसमें वाटर फ्लो कर रहा है कितने वेलोसिटी से या एवरेज वेलोसिटी से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के एवरेज वेलोसिटी से, और पूछ रहा है कि इसका लगभग रिनाल नंबर क्या होगा बताइए। तो हम लोग जानते हैं रिनाल नंबर बराबर होता है रो वी डी अपान म्यू। अब देखिए हमें क्या क्या पता है, डाया पता है कि 2 सेंटीमीटर है, और वेलोसिटी हमें पता है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये दोनों चीज हमें पता है, लेकिन ये दोनों चीज हमें नहीं पता है। लेकिन ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कि वो वाटर है और रूम टेम्परेचर पे है, तो भैया हम लोग जानते हैं कि म्यू बराबर 1 सेंटीपोइज फॉर वाटर एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो सीजीएस पद्धति से भी नीचे के यूनिट में है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 पॉइज इक्वल टू होता है 100 सेंटीपोइज के। ये भी आप लोग अगर जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है। यहाँ से 1 सेंटीपोइज बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 पॉइज के बराबर हो जाएगा।
तो यानी म्यू बराबर हो जाएगा 1 सेंटीपॉइज बराबर हम लोग क्या निकाले, 1 सेंटीपॉइज 1/100 पॉइज के, तो यानी ये 1/100 पॉइज हो जाएगा। और विस्कोसिटी की यूनिट सीजीएस पद्धति में क्या होती है, पॉइज, तो इसे हम लोग पॉइज में कन्वर्ट कर लिए, तो हमें विस्कोसिटी भी पता चल गया। अब बात आती है डेंसिटी, तो भैया वाटर की जो डेंसिटी होती है वो रो बराबर एक क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस, वैल्यू वही रहता है। तो अब देखिए हमें ये भी पता हो गया, रो भी पता हो गया और म्यू भी पता हो गया, डी पता ही है। तो अब हम निकाल लेते हैं रिनाल नंबर। तो यहाँ से रिनाल नंबर की वैल्यू हो जाएगी भैया, रो कितना है 1, ठीक है, अभी कितना है भैया है 5, और डी कितना है भैया डाया 2, और म्यू कितना हम लोग निकाले 1/100। तो यानी यहाँ से रिनाल नंबर क्या हो जाएगा 5 × 10 और गुणे ऊपर चला जाएगा, तो यानी बराबर लगभग 1000 के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी 1000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है चूज द सेट ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी दैट आर इक्विवेलेंट। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर अगर जो हमारा प्रेशर वाला वीडियो देख लिया होगा वो इजीली दे देगा, इसमें कुछ है नहीं, हलवा है। लेकिन जो लोग नहीं देखे होंगे उनके लिए बहुत टफ होगा। देखिए हम भी डिप्लोमा किए हैं, तो हमको भी पता है कि क्या है कि टाइम की कितनी वैल्यू होती है, तो इसलिए हम लोग भी क्या है कई बार कुछ चीज़ें नहीं देखते थे, भले यूट्यूब पे थी चीज़ें लेकिन उसको नहीं देखते थे, सोचते थे यार गलत होगा या मतलब हम पता नहीं हमारे काम का होगा कि नहीं होगा। तो इस सब चीज़ को देखते हुए भी उसके बावजूद भी हमने एक वीडियो डाला है प्रेशर, तो हमें पता है कि टाइम की कितनी वैल्यू है। तो एक बार आप लोग प्रेशर वाला वीडियो जाके देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, 1 घंटे का वीडियो है A to Z अबाउट प्रेशर, थंबनेल है उसका। अगर आप लोग उसको देख लेंगे तो प्रेशर से 0 डाउट आपको रहेगी, और उसका कहीं ना कहीं यूज है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही वीडियो बना के डाल दिए हैं। तो उसको एक बार आप लोग देखिए, भले ही आप हो सकता है मैक्सिमम चीजें प्रेशर के जानते हो, लेकिन एक बार देखिए, क्या पता कुछ ही आपको जानने के समझने का कुछ भी मिल जाए उसमें। हम लोग जानते हैं प्रेशर वाले वीडियो से ही, अगर आप लोग ना जानते हो तो एक बार देखिए। मैं तो यही कहूंगा, हम लोग जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है कितना भैया 760 mm Hg कॉलम HGC का ये, या यही बराबर होता है 14.7 PSI मतलब पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंचेज, या यही बराबर होता है 10,332.27 mm 10,332.27 mm वाटर कॉलम के। या इसी को अगर हम लोग इसको mm को फीट में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि ऑप्शन में फीट दिया है, आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो mm जब 10,332.27 mm को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आता है 33.9 फीट, तो यही बराबर हो जाएगा या 33.9 फीट ऑफ वाटर कॉलम के, या यही बराबर होता है क्या, यही बराबर होता है 29 इसको अगर इंच 29.92 इंच HG कॉलम के, जब लिख दिए तो लगाने कोई जरूरत नहीं है, HGC इंच कॉलम के, यही बराबर होता है। अब देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है, तो यानी हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है केवल इसका और इसका और इसका, इसी तीनों का रिक्वायरमेंट है। तो हम इन तीनों को लिख लेते हैं, यानी क्या है 14.7 PSI बराबर 33.9 फीट ऑफ वाटर कॉलम, या यही बराबर है 29.92 इंच ऑफ HG कॉलम के। ये कैसे बराबर आते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल टू कैसे आते हैं, मैं उसमें अच्छे से समझाया हूँ, आप लोग एक बार जरूर देखिए। तो देखिए अब यही बराबर हो जाएगा। अब 1 PSI बराबर निकाल लीजिए, 1 PSI बराबर, तो
तो ये हो जाएगा 33.9 बट्टे 14.7 नीचे आ जाएगा। यही सॉरी फीट ऑफ H2O कॉलम के, यही बराबर हो जाएगा 29.92 बट्टे 14.7 इंच ऑफ Hg कॉलम के। सब में भाग देंगे इसको, वो करेंगे शॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.3 फीट ऑफ H2O कॉलम के, और यही हो जाएगा 2.03 इंच, ये इंच ऑफ Hg कॉलम के। ऑप्शन में ए है, यानी 4.33 के लिए निकालना है तो 4.33 से सब में गुणा कर दीजिए। 4.33 PSI ये इक्वल टू हो जाता है 9.97 के फीट ऑफ वाटर कॉलम के, या यही बराबर हो जाता है 8.8 इंच ऑफ Hg कॉलम के। तो ये लगभग 10 के अप्रॉक्स है, तो और ये 4.33 10 के अप्रॉक्स ही है, तो इसे 10 भी अथवा 10 का मान सकते हैं। और यही देखिए 4.33 PSI बराबर हो गया 10 फीट ऑफ वाटर कॉलम, और यही बराबर 8.8 इंच Hg कॉलम के। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।